हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, लीनियर इक्वेशन चैप्टर आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब आपको वही चैप्टर थोड़ा एडवांस पढ़ना है। तो अगर आपने 9th क्लास में इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा था तो एक बार फिर से जाइए और हमारे 9th क्लास के वीडियो को क्लास को अच्छे से देख लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि भाई लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन या कहें आप या फिर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन कहें, बात एक ही है। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आप ये समझिए यहां पर कि भाई मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। देखो, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट। दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, दोनों ही पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, राइट, बट दोनों में डिफरेंस है। यहां पर हमारे पास इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल में है और यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल में है। आपको समझना है कि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं वो हमारे पास 1 वेरिएबल होती हैं और 2 वेरिएबल होती है। 9th क्लास में हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो वैल्यूज जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, यानी वो नंबर्स, वो टर्म्स। देखो, यहां x एक वेरिएबल है, x की जो वैल्यू है वो क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, प्लेस टू प्लेस, राइट। यहां पर एक वेरिएबल हमारे पास x है, उसके अलावा a और b क्या है, कांस्टेंट। हम यहां कह सकते हैं कि x इज a variable and a and b are constant, or you can say real number. Here a is a coefficient of x. सिंपल, यहां पर दो टर्म आप देख रहे हैं जिसमें हमारे पास एक टर्म क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल यहां पर x है, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहां हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। यहां पर इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर डिपेंड करती है और y पर डिपेंड करती है। अगर x चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, y चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां पर c जो है वो कांस्टेंट है, ऑलवेज फिक्स रहता है। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, x एंड y आर वेरिएबल, जबकि आपके पास a, b एंड c आर रियल नंबर। ये आपके पास नंबर्स हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली यहां मेंशन कर रहे हैं कि c इज ए कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और वही आपने सीखनी है, राइट। तो डेफिनेशन क्लियर। डेफिनेशन क्या है लीनियर इक्वेशन की? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं या फिर 2 वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल अगर एक है तो 1 वेरिएबल, और वेरिएबल अगर 2 हैं तो 2 वेरिएबल। सिंपल। चलिए अब जरा देखिए, यहां पर हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? देखिए, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाती है, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहां पर सामने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट को आप अच्छे से याद कर लो, इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट।
आपके पास कोई भी टू वेरिएबल की इक्वेशन होगी ना, वो इस फॉर्मेट में मिलेगी। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप एग्जाम्पल से समझो, मैं लिख देता हूं भाई, एक इक्वेशन लिखो 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां आप देखो, ये जो x है ना और ये जो y है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल हैं। ये दोनों वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू वेरी करेगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये हमारे पास हो गए वेरिएबल। जबकि ये जो 6 है ना, 6, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और ये 3 और 4 जो है, ये कोफिशिएंट्स हैं। ये 3x का कोफिशिएंट है और 4y का कोफिशिएंट है। क्लियर है? यस। तो एक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद करना है, यानी कोई भी टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास ऑलवेज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगी, वेयर a b c आर रियल नंबर। ये जो a b c है ना, ये रियल नंबर है। आप देखो यहां पर 3 4 6 क्या है, रियल नंबर ही तो है। a एंड b आर नॉट बोथ 0। यहां पर a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, राइट? a एंड b बोथ आर नॉट 0, दोनों 0। इसका मतलब ये भी ध्यान रखिए भाई, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू, ये दोनों जो है इक्वेशन के अंदर 0 नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, x एंड y आर वेरिएबल, x एंड y आर वेरिएबल। क्लियर? तो इसको थोड़ा और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। भाई मैंने कह दिया जी a जो है ना वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, या फिर मैं कह रहा हूं कि भाई b जो है ना वो भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। समझिए बाप, क्यों? अगर देखिए मैं यहां पर a इक्वल टू 0 रख देता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहां से आप देखिए तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन अब आप देखो ध्यान से, तो ये क्या बन गई भाई, ये तो वन वेरिएबल इक्वेशन है। और हमारा हेडिंग क्या है, हमारा हेडिंग तो है भाई टू वेरिएबल इक्वेशन। तो जब हम a की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाती है। क्लियर? तो इसलिए कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में मिलेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी, यानी बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए अब जरा अगर मैं b को भी 0 कर देता तो क्या होता भाई, देखो अब जरा मान लीजिए मैंने लिख लिया है भाई b को 0, तो क्या हो जाएगा, देखो ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये हो गया जी मेरे पास ax प्लस सी इक्वल टू 0। अब फिर से आप देखो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये तो वन वेरिएबल इक्वेशन हो गई भाई, तो हम नहीं कह सकते कि ये टू वेरिएबल इक्वेशन है, नो, राइट? तो कंडीशन को ध्यान रखना है, टू वेरिएबल इक्वेशन कौन सी होगी, जहां पर मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए वेरिएबल की। दूसरी बात, फॉर्मेट ax प्लस बी वाई प्लस सी का होना चाहिए। तीसरी बात, a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? तो चलिए अब जरा देखते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट। यहां पर हमारे पास है व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन इन तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसी पॉलिनोमियल जहां पर हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, या उसको हम 1 डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। और फॉर्मेट आपके सामने है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए जरा और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is a chapter where we learn how to solve two equation together that contain two variable। इस चैप्टर के अंदर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, इसलिए उसको कह रहे हैं हम पेयर्स, राइट? तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होने वाली हैं और दोनों की दोनों टू वेरिएबल में होने वाली है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी पेयर में मिलेंगी आपको दो इक्वेशन मिलेंगी और
2 वेरिएबल्स मिलेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए ये मेरे पास एग्जाम्पल है, आप देखें ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल में है ना, दूसरी वाली भी हमारे पास 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो ये मेरे पास जो है क्या बन गया, पेयर बन गया। इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ किसका पेयर है भाई, ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हैं, 2, इसीलिए कह देंगे इन 2 वेरिएबल। और इसी तरह से इसका चैप्टर का नाम पड़ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर हम 2 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं, राइट। अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पूरी एक्सरसाइज में बार बार जरूरत पड़ने वाली है और इसको आप अच्छे से याद कर लें, राइट। देखिए हमारे पास जो पेयर है वो हमारे पास इस फॉर्मेट में रहेगा, यानी हमारी जो पहली इक्वेशन है वो रहेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में हम याद करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। और a1 b1 a2 b2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। तो ये फॉर्मेट आप अच्छे से लर्न कर लें, और जब आप ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लें तो फिर आप लर्न करेंगे कुछ कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। वो कंडीशंस को अब मैं लिखता हूं आपके लिए, आप जरा याद कर लें। देखिए अगर हमारे पास कंडीशन नंबर 1 कहीं पर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 अगर आता है तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर हम दो इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर दें तो वहां पर एक आंसर आएगा आपका, यानी x और y की सिंगल वैल्यू आप निकाल पाएंगे, राइट। और कंडीशन क्या है, ऐसे केस में आपको a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आपके पास a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आ जाए तो वहां पर आपको मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। यानी आपकी जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आंसर आ सकते हैं जो उन इक्वेशन में लाई करते हैं, राइट। तीसरी कंडीशन, जब हमारे पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं जी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यानी आपकी दोनों इक्वेशन जो है वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनको हम ग्राफिकली समझें तो देखो, नो सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और भाई मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है, यानी सारे पॉइंट कॉमन है। तीसरे जो हम कह रहे हैं यूनिक, वहां पर क्या होता है, दोनों लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी, राइट। हम इनको जरा थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखिए ये मेरे पास दो इक्वेशन है, यानी ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, लिख देता हूं यहां पर कंपेयरिंग। किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ध्यान रखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे हमें कंपेयर करना है। अब यहां से कंपेयर करके हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास अगर हम कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, वो आ गई 1।
B1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 नहीं बोलेंगे, -2, साइन साथ में लेना होता है। तो B1 की वैल्यू आ गई -2। यहां पर C नहीं है, अब जब C नहीं है तो इसका मतलब C की वैल्यू 0। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी आप कंपेयर कर लें, ठीक है, हम लिख देते हैं जी कंपेयरिंग विद, अब कंपेयर कर रहे हैं आप किसके साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो जरा यहां से आप देख सकते हैं a2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू आ गई -4 और c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब यहां आप अगर आप रेशियो देखें तो देखिए जरा a1 बाय a2 की वैल्यू क्या आती है। देखो a1 हमारा 1 है और a2 हमारा 3 है। इसी तरह से आप देखो b1 बाय b2 की वैल्यू क्या आती है, b1 हमारा -2 है और भाई b2 हमारा -4 है। c1 देख सकते हैं आप, c1 बाय c2 वो हमारे पास देखिए c1 हमारे पास 0 है और c2 हमारे पास 20 है। तो यहां से हम देख करके आराम से बता सकते हैं कि भाई हमारा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यानी कोई भी इक्वल नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे रेशियोज को और बड़े आराम से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए टू लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास मोटा मोटा 2 मेथड होते हैं। वो अलग बात है कि आपकी बुक में उसको एक्सपेंड करके 3 मेथड दिए हैं, वैसे हमारे पास इससे ज्यादा भी मेथड होते हैं सोल्व करने के लिए, लेकिन फिलहाल आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, जबकि दूसरा मेथड यहां पर दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड अगर देखें लास्ट के 2 जो मेथड है ना, इनको हम एल्जेब्रिक मेथड भी कह देते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना वो टोटली ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है, राइट। अब ग्राफिकल मेथड जैसा कि मैंने बताया आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ रेशियोज निकालने हैं और रेशियोज के बेस पर आपको सॉल्यूशन बताने हैं, राइट। और वो जो सॉल्यूशन है जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या वो उसके अकॉर्डिंग है, ये आपको एक तरह से वेरीफाई भी करना होता है। तो चलिए जरा देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है यहां पर, उनसे समझते हैं। ये देखिए हमारे पास यहां पर 3 एग्जाम्पल हैं अलग अलग, और इन तीनों एग्जाम्पल में अलग अलग सिचुएशन है जो कि आपको याद करनी है, राइट। इन सिचुएशन पर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन गारंटीड आएगा। मैं आपको पूरा पेपर लीक कर दूंगा, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। यहां पर जो मैं बता दूंगा ना उस टाइप का क्वेश्चन गारंटीड आएगा, बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हमारे पास रेशियोज हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, और जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो क्या कंडीशन होती है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या है। तो जरा देखिए फर्स्ट को, अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास देखो a1 बाय a2 जो है ना वो कितना आ रहा है, ये देखिए यहां पे 1 है, 1 बाय 3 आ रहा है। b1 बाय b2 देखिए जरा डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, यहां पर -2 बाय 4 है। और देखिए c1 बाय c2 जो है ना वो हमारा है 0 बाय 20। इसको आप यहां भी देख सकते हैं, हमने क्लियरली लिखा है कि a1 बाय a2 की वैल्यू 1 बाय 3 है और b1 बाय b2 की वैल्यू -2 बाय 4 है, जबकि c1 बाय c2 जो है 0 बाय 20 है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी इक्वल नहीं है, यानी हमारा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ऐसी सिचुएशन आती है या ये कंडीशन होती है तो ऐसे केस में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो ग्राफ आएगा ना आपका वो इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करेगा। मतलब ये कि अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा और एक लाइन मेरी ऐसे जाएगी तो दूसरी मेरी उसको काटते हुए इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगी, यानी ये हमारा जो ग्राफ है वो क्या बताएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब आएगा, जब आपके पास रेशियोज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा। तो अगर आपसे ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात की जाए तो ग्राफिकली हम बोलेंगे
दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर आपको बोला जाए एल्जेब्रिक बताइए, तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक का मतलब है एक सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। अब जरा देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है ये, तो यहां पर भी अगर आप रेशियो निकालते हैं तो देखिए a1/a2 आपके पास आ रहा है 2/4, b1/b2 आपके पास आ रहा है 3/6 और c1/c2 आपके पास आ रहा है -9/18। अगर आप इनको सोल्व कर लेते हैं तो देखो ये आ रहा है 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी तीनों इक्वल आ रहे हैं। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि जो लाइनें हैं वो एक के ऊपर दूसरी बनेगी। यानी मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा, एक लाइन मेरे पास अगर आई है ऐसे, तो दूसरी जो लाइन है ना वो भी इसके ऊपर ही आ जाएगी, इसी के ऊपर, राइट। तो देयर आर सो मेनी पॉइंट ऑन सेम लाइन, डिफरेंट लाइन, यानी दो लाइन है लेकिन पॉइंट कॉमन है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एल्जेब्रिकली आप बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और ग्राफिकली आप बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, राइट। तो सिचुएशन आपको याद करनी है, कंडीशन आपको याद करनी है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये कंडीशन। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, तो ग्राफिकली these lines are coincident line and algebraically infinitely many solution। चलिए अब तीसरे एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तीसरे एग्जांपल में आप रेशियोज देखते हैं तो आपके पास आता है a1/a2 1/2, b1/b2 2/4 और c1/c2 आपका 4/12। यानी ये आपका है a1/a2, ये आपका है b1/b2 और ये आपका है c1/c2, राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये दो तो इक्वल हो गए भाई, कैंसिल हो रहा है ना 1/2, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये 1/3 हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे केस में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ आएगा पैरेलल लाइन, राइट। यानी अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो लाइनें मेरी कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और जब पैरेलल लाइन होती है ना वो कभी भी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी देयर इज नो कॉमन पॉइंट और वी विल से नो सॉल्यूशन। तो आपको सिचुएशन कंडीशन याद रखनी है और उसके हिसाब से अपना आंसर बताना है, क्लियर है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है जहां पर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ऐसे केस में ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा वो कहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी वो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और एल्जेब्रिकली हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो दोनों लाइनें मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है और नॉट अगर आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो ग्राफिकली हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है। और एल्जेब्रिकली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो उनके कॉमन है। तीसरा, अगर आपके पास पहले दो रेशियो इक्वल है लेकिन तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ग्राफिकली जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी लाइनें कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और एल्जेब्रिकली हम विल से नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी मिलती नहीं है, वो तो पैरेलल निकल जाती है। एक्सरसाइज 1.1 टोटली ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है। अब ग्राफिकल मेथड को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। 9th क्लास में आपने ग्राफ प्लॉट करना सीखा होगा और अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो अब हम पूरी कर देंगे आपकी, राइट। तो मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप देख सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है x और y। यहां पर भी देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और y। तो हम ग्राफ को प्लॉट करना 3 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप कहता है कि भाई आपको क्या करना है ना,
यहां से कोई भी एक वेरिएबल लेफ्ट में रखना है, बाकी राइट में ले जाने हैं। अब ये आपकी मर्जी है। तो देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक वेरिएबल x है और एक y है। अब आप चाहें तो x को लेफ्ट में छोड़ दें या फिर y को लेफ्ट में छोड़ दें, बाकी सब राइट में ले जाएं, ये आपकी चॉइस है। फिलहाल मैं यहां पर क्या करता हूं, y को यहीं रख लेता हूं। देखिए मेरे पास है 3y और इधर 6 है और यहां से x चला जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा -x। लेकिन मुझे सिर्फ वेरिएबल रखना है, नो कोफिशिएंट, नो कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर सिर्फ y रखिए आप ऐसे। अब ये 3 जो है मल्टीपल में है, तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा भाई। तो आप देख रहे हैं आपका y वेरिएबल अब लेफ्ट में है और x वेरिएबल आपका राइट में। इसी तरह से यहां पर भी आप क्या करो, y को कर लो लेफ्ट में, बाकी सब ले जाओ राइट में। तो देखिए ये -3y = 12 - 2x हो जाएगा। अब हमें तो सिर्फ लेफ्ट में y चाहिए, तो y को यहां छोड़ दो जी आप और -3 को ले जाओ डिनोमिनेटर में। लो जी ये आ गया डिनोमिनेटर। क्लियर। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, टेक एटलीस्ट 2 वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड टेक ओनली इंटीजर वैल्यूज। आपने y को लेफ्ट में ले लिया, राइट में ले लिया x को। अब आप x की कम से कम 2 वैल्यू पुट करें। आपका ग्राफ जो है ना, वो 2 वैल्यू से ड्रॉ हो जाता है बड़े आराम से। बड़े आराम से आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ सिर्फ 2 वैल्यू से भी। ये आपकी मर्जी है कि आप 3 लें 4 लें, वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज 2 तो आपको लेनी ही पड़ेगी, 2 से हमारा काम चलेगा, राइट। तो यहां पर आपने क्या करना है, देखिए क्योंकि आपके लेफ्ट में y है और राइट में x है, तो यहां x की वैल्यू आप पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज। और वो जो वैल्यू पुट करनी है ना, वो भी देखिए ध्यान से इंटीजर वैल्यू लेनी है, राइट। इंटीजर वैल्यू लेने हैं और आपका जो y की वैल्यू है ना, वो भी इंटीजर ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, y = 6 - x/3। अब हम चाहते हैं कि भाई हम एक यहां पर जो है y की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए रफ में आप क्या करो, एक साइड में यहां पर एक टेबल बना लो और आप जो है यहां पर 2 वैल्यूज लेंगे x की, और वो वैल्यूज ऐसी लेनी है कि यहां पर जो ये वैल्यू सोल्व करने पर वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होगा कि ग्राफ आपको प्लॉट करने में डिफिकल्टी हो जाएगी फिर। तो बेटर है कि आप उससे बचें। तो देखिए ऐसी कोई वैल्यू देखते हैं जो 3 थे, यानी 3 से डिवाइड भी हो जाए। तो हम ले लेते हैं, लेट से इफ x = देखिए अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, यहां पर भी लिखिए 0। यहां पर अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो देखो y क्या आता है, y = 6 - 0/3। और देखिए ये आ गया 6/3 और ये आ गया 2। तो भाई 0 हो गया। जब x 0 है तो y कितना है हमारा, 2 है। यहां लिख लें आप। इसी तरह से एक वैल्यू और निकाल लो, कम से कम 2 वैल्यू आपको चाहिए। अब आप फिर से कोई ऐसी वैल्यू सोचिए कि x की क्या वैल्यू हम रखें जिससे कि यहां पर एक सिंपल नंबर आ जाए, एक इंटीजर आ जाए। अगर मैं देखो यहां पर ले लेता हूं x की वैल्यू 6, तो 6 - 6 कितना होता है, 0। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो x की जगह ले लेते हैं 6। तो हमारे पास हो जाएगा अब y = 6 - 6/3। ये 6 हमने यहां रखना है इस वाली इक्वेशन में। तो ये देखो जी आपके पास आ गया 0/3 और 0/3 मतलब 0। तो जब हम 6 ले रहे हैं x की वैल्यू, तो हमारी y की वैल्यू आ रही है 0। तो ये एक टेबल कंप्लीट होगी। इसी तरह से आपको इस इक्वेशन से भी एक टेबल बनानी है। तो आइए जरा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन लिख लो भाई। हमारी इक्वेशन है y = 12 - 2x/-3, राइट। अब यहां पर आपने लेनी है x की कुछ वैल्यूज, इसलिए राइट साइड में आप एक टेबल बना लें ताकि आपको आइडिया रहे कि हम x की क्या वैल्यूज ले रहे हैं और साथ साथ y की वैल्यूज क्या आई हैं। यहां देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या आएगा, लेट्स से यहां लिखिए इफ x = 0, तो y क्या बन जाएगा, देखो भाई x की जगह 0 रखना है, 12 की जगह 12 - 2 × 0/-3, और ये आ गया भाई 12/-3, और इसको सोल्व किया तो -4। यानी जब मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू आती है -4। क्लियर। अब एक वैल्यू और ले लो भाई, कोई भी, कौन सी वैल्यू ले लें भाई जिससे कि ये
एक इंटीजर बने, फ्रैक्शन में ना बने, बस फ्रैक्शन से बचना है हमने। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए 1 रखता हूं तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2, 10 होता है 10/3, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो इसलिए ऐसा सोचिए। और लेट्स से मैं 2 रखता हूं तो 12 माइनस 2 2 4, 12 माइनस 4 8, 8/3 आ गया। इसी तरह से 3 पर भी नहीं, आप 4 रख के देखिए, ये हो जाएगा जी, हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 4, तो देखिए y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 4 और अपोन में है भाई -3, इसको सोल्व कर लें आप। ये हो रहा है जी 12 माइनस 8 माइनस कितना हो रहा है, देखो 12 माइनस 8 माइनस 3, तो इससे भी बात नहीं बन रही है, राइट। तो ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसलिए आपको ऐसा नंबर नहीं लेना है जिससे कि फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाए, तो हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? मैंने ये सब आपको इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको ये ना लगे कि सर को तो याद था, डायरेक्ट उन्होंने पुट कर दी वैल्यू। ऐसा नहीं है, आप 1-2 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर आप पुट कर पाएंगे। अब यहां देखिए, अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 2 जा 12। अब देखिए जरा, इफ x इज इक्वल टू 6, अब देखिए आप y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 3। अब देखिए ये हो गया ऊपर हमारे पास 0/-3 और सोल्व किया तो 0, यानी जब x की वैल्यू -4 हमने रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो यहां आपकी टेबल हो जाती है कंप्लीट, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में आपने वेरिएबल्स को अलग करना है, या तो x को आपने लेफ्ट में रखना है या y को लेफ्ट में रखना है। दूसरे स्टेप में आपने डिफरेंट वैल्यूज लेनी है x की, जिससे कि आप y की वैल्यू निकाल सकें, और जो वैल्यूज लेनी है वो इंटीजर लेंगे आप, और कोशिश करें कि आपका जो y की वैल्यू आई है या x की जो वैल्यू आई है वो इंटीजर ही हो, राइट। चलिए अब देखते हैं हाउ टू प्लॉट ग्राफ। तो ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ पेपर है, आपको मार्केट से मिल जाएगा, बड़ा अच्छा ग्राफ पेपर है। देखिए आपको ना प्रैक्टिस ग्राफ पेपर पे करनी है, रफ पेपर पे नहीं करनी है। रफ पेपर पे आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर ग्राफ पेपर पे आपको प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, 9th क्लास में भी आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, उसी को देखते हुए हम चल रहे हैं। देखिए यहां पर आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये हमारे पास ब्लॉक्स हैं, और उस एक सिंपल जो है नहीं, अगर हमारे पास एक सिंगल जो ब्लॉक होता है उसके अंदर टोटल जो है हमारे पास 9 लाइंस होती हैं और 10 स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज को फ्रैक्शन में नहीं निकाला है और ना ही लिया है, ठीक। तो ये आपके पास इस तरफ आप देखिए, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, राइट। तो यहां पर आप एरो लगाएं और एक्स लिख दें, या एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास ये जो है ना, ये है वाई एक्सिस, आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस की एक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है पहले से, ये है हमारी वाई एक्सिस नीचे तक, राइट। इसी तरह से एक्स एक्सिस इस तरफ भी है, ये नेगेटिव में है और इधर पॉजिटिव में है, इसको लिखेंगे हम वाई एक्सिस। तो ग्राफ पेपर पर आपके पास 2 एक्सिस बिल्कुल क्लियरली है, एक एक्स है और एक वाई है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, देखिए आपके सामने दिख रही है, यहां पर ये बोल्ड लाइन है, इसको हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, राइट। और इधर हमारे पास बोल्ड लाइन जो है एरो लगा के यहां लिख लीजिए वाई एक्सिस। अब ये जो ब्लॉक्स हैं इन पे नंबर आप डाल लें, तो ये देखिए ये हमारे पास 1 हो गया। ये देखिए जहां पर दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट जो होता है वो हमारे पास ओरिजिन होता है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर x भी 0 है और y भी 0 है। ये हो गया जी हमारे पास 1 2 3 4, राइट साइड में पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, जो कि आप नंबर लाइन पे भी देख चुके हैं। तो ये हमारे पास डैश 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 डैश, जितनी वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट है वहां तक आप ड्रॉ करें। अब ऐसे ही हमारे पास लेफ्ट साइड में भी रहता है नेगेटिव में, -1 -2
-3, -4, -5 डैश डैश डैश। क्लियर। वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव में रहता है जी, ये हमारे पास 1 है, पॉजिटिव 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट जो है हमारे पास, इन पॉइंट्स का हमने नाम रख दिया है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। क्लियर। अब हमें सबसे पहले जब भी आप ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले आपको स्केलिंग लिखने की आदत डालनी है। स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर 10 स्मॉल ब्लॉक्स जो हैं उनकी जगह एक वैल्यू ली है, यानी इतनी बड़ी लाइन को मैंने एक बोला है, 1 यूनिट बोला है, तो यही स्केलिंग है। अब हो सकता है आप ऐसे लिख लें भाई 2 4 6 8 10, तो आप क्या कर रहे हैं, 10 स्मॉल ब्लॉक को 2 ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। आप हो सकता है ऐसे लिख दें 5 10 15, तो आपने क्या किया, 10 स्मॉल ब्लॉक को क्या लिया, 5 यूनिट लिया है, जबकि मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां पर 10 स्मॉल ब्लॉक को 1 यूनिट ले रहा हूं। इसलिए स्केलिंग लिखना बहुत जरूरी होता है, और अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहां पे लिखिए 10 स्मॉल ब्लॉक is equal to 1 unit along x axis, राइट। ऐसे ही आपने देखिए, इधर भी आप देखें, आपने क्या लिया है, 1 2 3 लिया है ना, इसका मतलब आपने यहां पर भी 10 स्मॉल ब्लॉक्स जो हैं उनकी जगह आपने लिया है 1 यूनिट। तो यहां पर भी आप लिखेंगे 10 स्मॉल ब्लॉक is equal to 1 unit along y axis। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट स्केलिंग लिखना भूल जाते हैं और फिर उनका हाफ मार्क्स भी काट लेते हैं, टीचर कभी कभी 1 भी काट लेते हैं, तो इससे आपको बचना है, राइट। अब आइए जरा अपने टेबल को हम ग्राफ पर प्लॉट करना सीखते हैं। ये टेबल हमारी है, यहां पर जो हमने अभी पीछे बनाई थी वही टेबल है ये हमारे पास, उसी टेबल को हमने यहां पर क्या करना है, प्लॉट करना है। देखिए ये है x + 3y = 6, और इसकी टेबल हम बना चुके हैं। तो यहां देखो x की वैल्यू 0 है और y की 2, तो यहां देखिए आपका x तो यहां पे 0 है भाई, यहां पर x क्या है हमारा 0 है, जबकि y हमारा 2 कहां है, ये रहा। तो ये जो पॉइंट है ना, उस पर आप या तो क्रॉस लगा दें या फिर आप एक इस तरह का सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्मॉल ड्रॉ, राइट। तो ये आपके पास आ गया x = 0 और y = 2, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई x 0 है और y 2 है, और इसका आप नाम रख दें a। अब दूसरा पॉइंट देखिए 6 0, यानी x की वैल्यू 6 है और y की 0 है। देखो यहां पर ये x पर देखिए 6, ये रहा 6, और y कहां पर है भाई, इसी लाइन पर 0 है, देखो y की वैल्यू 0 है ना इसी लाइन पर, तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पर x 6 है और y 0 है। तो यहां पर भी आप इसका नाम b रखते हैं, लो जी हमने b रख दिया, और ब्रैकेट में बता दिया टीचर को कि भाई ये 6 और 0 है, यानी x यहां पर 6 है और y 0 है। अब आपने एक स्केल लेना है, और स्केल से जो है यहां a पॉइंट से लेकर b पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लो जी ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ कर दी है तो भाई जो इक्वेशन आई है उसको भी आप लिख दें। इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस, यहां पर लिख दीजिए आप x + 3y = 6। ये हमारी जो इक्वेशन है x + 3y = 6, उसकी एक लाइन यहां पर ड्रॉ हो गई है, राइट। अब सेकंड टेबल को ले लो भाई, यहां देखिए आप x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। x की वैल्यू 0, देखो x तो यहां पर 0 है और y है -4, देखो नीचे है, और नीचे तो हमने भाई ड्रॉ लिखा ही नहीं, तो चलिए नीचे की तरफ लिख लेते हैं पहले। ये मेरे पास -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश। अब देखो ये है 0 और ये -4, तो x तो 0 हो गया यहां पर, और y -4 है, तो ये तो एक लाइन है यहां पर, ये इस पॉइंट पर जो है हमारा जो है वो क्या बन रहा है, ये पॉइंट वो बन रहा है, ये
लो जी, इसको आप नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए, लेट से P रख लीजिए। और ये पॉइंट क्या है उसको आप ब्रैकेट में बताइए। x कितना है भाई 0 और y कितना है हमारा -4। ध्यान रखिएगा, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये आप 9th में सीख चुके हैं। 10th में भी हम दोबारा से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिखा देंगे। फिलहाल आप समझिए कि पहले वाले को x और दूसरे वाले को y लिखा जाता है, राइट। अब यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए, ये x है और ये y है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। अब x की वैल्यू 3 है, चलो जी 3 देखते हैं यहां पर। थ्री कहां है भाई, x की वैल्यू 3, देखो x ये रहा हमारे पास 3, ठीक है। और y कितना है हमारे पास, y हमारे पास यहां पर है -2। तो देखो y -2 यहां पर है, ये रहा x3 ये -2। तो इधर से हम ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से जहां पर ये मिल जाएंगे ना वही वो पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, इसका नाम आप रख सकते हो Q। और भाई इसको छोटा सा सर्कल से ड्रॉ कर देंगे। ब्रैकेट में आप लिख दें, x की वैल्यू लिखिए पहले, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है। और y की कितनी है भाई, y की है -2। क्लियर। अब फिर से आप क्या करें, एक क्या ले लें भाई, एक स्केल ले लें और यहां से P से Q तक एक लाइन खींच दें। देखिए आपकी ये जो लाइन है, अगर इसको हम कंटिन्यू आगे तक ले जाते हैं तो ये इस पॉइंट पर मिल रही है। ये एक ऐसा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, जहां पर ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि सिर्फ लाइन P से Q तक यहीं तक छोड़ देते हैं, नहीं। एरो का मतलब यही होता है कि वी कैन प्रोड्यूस इट, ठीक है। तो हम इसको आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा हमने प्रोड्यूस किया, तो ये इस पॉइंट पर यानी B पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। और जब दो लाइन आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब यहां पर हमने आपको अभी अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, इसका मतलब है कि यहां पर A1 बाय A2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। और जब ऐसा होता है, और भाई जब ऐसा होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट पर मिली है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, ये भी आप देख सकते हो। यहां से A1 कितना है भाई आपका 1 है, यहां से A2 कितना है 2 है, और B आपका 3 है, और B2 आपका -3 है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल। तो A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, बिल्कुल सही है। दूसरा, ग्राफिकली हमने देखा कि भाई ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये रिजल्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी आपके पास A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। क्लियर है। तो ग्राफ को आपने प्लॉट करना है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं आपको अपनी क्लासेस के अंदर, आने वाली क्लासेस के अंदर पूरा पेपर लीक कर दूंगा, आपको पूरे क्वेश्चंस बता दूंगा कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। बस आपने प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली